क्रिश 3 की स्टार्टिंग में रोहित बोलता है कि उसे जादू के पावर का राज पता चल गया, वो भी सालों की रिसर्च के बाद। तो वो कौन से राज थे जो कि रोहित को जादू के पावर्स के बारे में पता चले थे? वही पे क्या तुम्हें पता है कि काल ने जो सालों तक बोन मैरो के लिए मेहनत की थी, अगर वो मेरा बताया हुआ रास्ता यूज करता तो उसे इतना नहीं घिसना पड़ता और सिर्फ 1-2 सालों में ही उसे बोन मैरो मिल जाता, वो भी बिना उसके बाप के। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि काल हैंडीकैप है ही क्यों? नहीं ना, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे और क्यों काल हैंडीकैप है। साथ ही में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे क्रिश 4 में टाइम ट्रेवल सिर्फ एक ही कैरेक्टर की वजह से हो सकता है। आज तक मैंने क्रिश पर तो बहुत सारी बातें की है, लेकिन आज पहली बार कैरेक्टर पे नहीं बल्कि मूवी पे बात होगी। तो जब कोई मिल गया हमें पहली बार जादू से रोहित मिला था, तभी उसे ये पता चल गया था कि वो सनलाइट को बायो एनर्जेटिक पावर में कन्वर्ट कर सकता है और उसी के जरिए जादू की सारी पावर्स लाइक टेलीकिनेटिक और रीजनरेटिव एबिलिटीज काम करती है। तुम्हें याद होगा कि कोई मिल गया हमें रोहित की चोट को जादू यूं ही ठीक कर देता है। तो अब रोहित को यही से आइडिया आता है कि अगर सनलाइट को कन्वर्ट करके जादू रीजनरेटिव एबिलिटीज का यूज कर सकता है, तो क्यों ना एक ऐसा गैजेट बनाया जाए जो कि जादू की तरह ही सोलर एनर्जी को मैनिपुलेट करके डेड सेल्स को रिएक्टिवेट कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों की रिसर्च से जादू के पावर्स के जिस राज को रोहित समझ गया था, वो ये था कि जादू के सेल्स लिविंग सोलर सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं और इसलिए कई सालों से रोहित उसी तरह का एक गैजेट बना रहा था जो कि हूबहू जादू के सेल्स फंक्शन की कॉपी थी, लेकिन एक छोटे से पेन के रूप में। अब उसने इसे बनाने के लिए लेंसेस और मिरर्स का यूज किया, क्योंकि आईने सनलाइट के बेस्ट रिफ्लेक्टर्स हैं और लेंसेस फोकस करने में और फिल्टर करने में काम आते हैं। यानी कि रोहित ने आयनों के जरिए सनलाइट को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से रिफ्लेक्ट करके लेंसेस के जरिए उन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई किया जो एक मैजिकल कॉम्बिनेशन को बना सके, जैसे कि जादू की बॉडी बनाती थी। पर सैडफुली क्रिश 3 में वो इसे करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उसने जादू के सेल्स फंक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी थी और वो कुछ और नहीं थी बल्कि जादू का ब्रेन था। दरअसल क्या है कि जादू की बॉडी को जितनी सोलर एनर्जी चाहिए उतनी ही सनलाइट सेल्स तक उसका दिमाग पहुंचाने का काम करता है। इसलिए अब रोहित को भी एक ऐसे फिल्टर की जरूरत थी जो जादू के ब्रेन की तरह ही वर्क करे। यूं समझ लो कि रोहित एक रोबोट जादू ही बना रहा था, लेकिन अलग शेप और साइज में। लेकिन ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में एक और सवाल भी आया कि क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रोहित की तरह ही एग्जैक्ट तो नहीं, पर सिमिलर टेक्नोलॉजी का यूज करके स्किन रिपेयर में गति ला सकती है। यही नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी के जरिए स्टीम सेल्स फंक्शन को इम्प्रूव भी किया जा सकता है और भी कई सारी चीजें हो सकती है, पर डेड सेल को वापस जिंदा करना इम्पॉसिबल है। और देखो क्यों पूछना ही मत, क्योंकि इसके कई सारे रीजन है। मुझे साइंस बहुत पसंद है, पर मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए इसमें और अंदर नहीं घुसने वाला। पर आज जिनकी भी खोपड़ी में ये चीजें नहीं जा रही है, वो सीधी भाषा में यही समझ लो कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है या फिर शायद कभी हो ही नहीं पाएगी। वैसे क्या तुमने नोटिस किया कि काल अपाहिज क्यों है? इसका कोई भी रीजन मूवी में नहीं दिया गया है। अमिताभ बच्चन की आवाज जो पीछे से आ रही है वो भी यही कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक है, पर टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना। देखो क्या है कि काल कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। लास्ट की फाइट में हम देखते हैं कि वो आसानी से मरता भी नहीं। क्यों? अबे क्योंकि वो रोहित मेहरा का बेटा नहीं बल्कि उसका क्लोन था, और क्योंकि डॉक्टर आर्या ऐसा कुछ पहली बार कर रहे थे और उनके पास रोहित जैसा कोई जीनियस मौजूद भी नहीं था, तो डॉक्टर आर्या का एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हुआ। यानी वो उसके नर्वस सिस्टम को सही से क्रिएट नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से अपाहिज बच्चा पैदा हुआ। और अगर मैं तुम्हें दूसरा रीजन बताऊं तो फोर्थ वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि राकेश रोशन को एक्समैन से कॉपी भी करनी थी। तो तुमने ये तो नोटिस किया ही होगा कि क्रिश 3 की स्टार्टिंग में कृष्णा उड़ नहीं सकता जब तक कि रोहित मेहरा की पावर्स लास्ट में उससे मिलती नहीं। वो पार्ट 1 की तरह यहाँ भी जंप करता है। अबे यार ये क्या कंफ्यूजन है, पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 नहीं,
मतलब कि कोई मिल गया नहीं, बल्कि मैं क्रिश फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिश मूवी में भी वो उड़ नहीं पाता। तो ऐसा क्यों? अब इसको हमें राइटर के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। क्रिश की ज्यादातर पावर्स पार्ट 1 में सुपरमैन से काफी ज्यादा सिमिलर थी। इनफैक्ट अगर उसे हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता तो उसे 100% सुपरमैन की कॉपी ही कहा जाता। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई मिल गया की कहानी भी सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो देखो, दोनों कहानियों में एलियन धरती पे आता है जिसे सूरज से पावर मिलती है। हालांकि ये प्योरली इंस्पिरेशन इसीलिए है क्योंकि राकेश रोशन ने इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपनी एक अलग कहानी बनाई। उन्होंने एलियन को हीरो बनाने की जगह उसके जरिए एक इंसान को सुपर पावर देकर उसे सुपर हीरो बनाया। लेकिन क्रिश को सुपरमैन से अलग बनाने के लिए ये काफी नहीं था, इसीलिए राकेश रोशन ने उसे सिर्फ जंप करवाया और क्रिश को एक अलग आइडेंटिटी मिल गई इसी जंप की वजह से। वैसे यही प्रॉब्लम शक्तिमान के वक्त भी आई थी, तभी शक्तिमान का वो आइकॉनिक फक 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 का जन्म हुआ था। और हाँ सालो, ये मत कहना कि कृष्णा ने कभी उड़ने का ट्राई ही नहीं किया। अबे उसकी पूरी जिंदगी कूदते फांदते गई है, और ऐसे में अगर उसके पास उड़ने की पावर्स होती तो उसे एक बार तो ये एहसास जरूर होता कि वो उड़ सकता है। साला ये तो वही बात हो गई कि टॉबी वाले स्पाइडरमैन के अलावा बाकी दोनों अपने अंदर से जाला इसीलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। खैर, वैसे क्या तुमने क्रिश 3 में विरोधाभास को नोटिस किया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे घबराओ मत, अभी बताता हूँ। जब रोहित को पता चलता है कि वो दादा बनने वाला है तो वो कहता है वो कृष्णा का बचपन नहीं देख पाया, इसलिए वो दादा बन के कृष्णा का बचपन उसके बच्चे के साथ जिएगा। लेकिन पोते के पैदा होने से पहले ही वो निकल लेता है। दूसरा एग्जाम्पल, काल को जब काया बोलती है कि हमें क्रिश का सामना करना पड़ सकता है तो वो महाशय ये कहते हैं, हमारा वायरस उसे भी आजमा लेगा। लेकिन बाद में कृष्णा के ही खून से वायरस का एंटीडोट बनाया जाता है। यही नहीं, कृपाल शर्मा क्रिश को ही एक्सप्लेन करता है कि वो क्रिश है, और कृष्णा का बॉस उसे ये कहता है कि अगर तुम में क्रिश की एक भी खूबी होती तो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना पड़ता। और ऐसे कई सारे विरोधाभास मूवी में डाले गए हैं। और अगर इन चारों को छोड़ के तुमने और किसी विरोधाभास को नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं यहाँ पे कितने क्रिश के फैन हैं। वैसे अब जो सीन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे पता चलता है कि इंडियन सिनेमा में गानों को जबरदस्ती ऐड करने के लिए फिल्म की कहानी की कितनी गंदी तरह से मारी जाती है। तो इस सीन में प्रिया न्यूज पे ओपनली ये बोलती है कि आज रात 11:30 बजे से क्रिश ऑफ ड्यूटी होगा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब यार सीरियसली, एक गाने को डालने के लिए इन्होंने कृष्णा का मजबूरी में क्रिश बनना, अपने दादी के वादे को दांव पे लगाना, ये मास्क पहनना और वही भी अपने बाप का सूट उल्टा करके पहनना, सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्या बात है। खैर, मूवी देखते वक्त मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। क्या है कि ज्यादातर सुपर विलन जो है वो हालातों की वजह से बुरे बनती है, और ऐसा दिखा कि उनमें एक लेयर ऐड किया जाता है। और काल कोई ऐसा विलन नहीं है जिसे हालातों ने बुरा बनाया हो। वो साला पैदाइशी हरामी है, उसमें कोई दूसरा शेड नहीं है, यानी कि अच्छाई की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसा हो भी क्यों ना, उसकी पैदाइश ही हरामी बनने के लिए की गई थी। मतलब कि डॉक्टर आर्य ने उसे डिजाइन ही ऐसा किया गया था कि वो उनके इशारों पे बुरे काम कर सके। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पे? सबूत चाहिए कि वो कितना हरामी है? ठीक है, चलो सबूत दे देता हूँ। तो इसका सबूत उसके बचपन में ही मिल जाता है, जहाँ वो अपने बाप को छोटी सी बात पे सीधा मार देता है। चलो वो तो उसने ये समझ के मारा कि उसका बाप झूठ बोल रहा है। वैसे तो झूठ बोलने पे भी कोई इतनी बड़ी सजा नहीं देता, लेकिन ठीक है। पर जब उसे रोहित सच बताता है तब भी उसके चेहरे पे पछतावा या फिर दुख के कोई निशान नहीं होते, बल्कि वो खुश होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस इंसान को मारा जिसने उसको इसका बेटा ना होने के बाद भी बचपन से बड़े ही प्यार से पाला था। यही नहीं, बल्कि उसका असली परिवार मिलने के बाद वो एक बार भी उनसे ये नहीं कहता कि चलो मिलके दुनिया पे राज करती है। तुम जरा सोच के देखो कि साला ये ऑफर तो ग्रीन गॉब्लिन जैसे हरामी विलन भी अपने जानी दुश्मन स्पाइडरमैन को देते हैं, लेकिन काल ने अपने परिवार को नहीं दिया, बल्कि वो इन तीनों को
चारों को बस मारना चाहता है ताकि वो अकेला ही सुप्रीम रहे। वैसे क्या तुमने ये नोटिस किया कि काल बहुत ज्यादा घमंडी भी होता है और यही घमंड उसे लास्ट में मरवाता है। जहाँ पे कृष्णा उस पे रोहित का गैजेट लगाता है तो बिना सोचे समझे अपने पावर की घमंड की वजह से काल एसआर के बन के उनके सामने खड़ा रहता है। यानी कि काल में वो सारी खूबियां होती है जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक शेड के विलन में होनी चाहिए। वो ग्रे नहीं है बल्कि पूरा ब्लैक है। चलो तुम्हें मेरी तसल्ली के लिए एक और सबूत देता हूँ। आमतौर पे सुपर विलन का मकसद दुनिया पे राज करना होता है, लेकिन अपना काल पूरी इंसानियत को मिटा के एक नई नस्ल बनाना चाहता है। जबकि वो आसानी से इंसानों पे राज कर सकता है पर वो उन्हें गुलाम बनाने के लायक भी नहीं समझता। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी बॉडी ठीक होने के बाद वो अपने पावर के घमंड में खुद को सुप्रीम समझता है और इंसानों को मारने का प्लान बनाता है। ये उसके दिमाग में शुरुआत से ही होता है। उसका शुरुआत का डायलॉग यही है कि वो इंसानियत को खत्म करके अपनी एक नई नस्ल बनाएगा। वैसे फिल्म देखते देखते मैंने एक छोटी सी डिटेल भी नोटिस की है। जब रोहित सिंगापुर से कृष्णा को फोन करता है और वहाँ से सीधा काल के पास पहुँचता है तो हमें उसके बीच का कुछ भी नहीं दिखाया जाता। तो ये सब कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखो काल के दो लोग उसका वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही फोन होता है वो उसे सीधा उठा के काल के पास ले जाती है। खैर अगर हम काल पे वापिस आए तो क्या तुमने कभी सोचा काल अचानक से इतना बड़ा आदमी कैसे बना? मतलब उसके दुनिया भर में कई जगह पर लैब्स है और वो करोड़ों छाप रहा है वायरस की बदौलत। पर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? हाँ ठीक है वो जीनियस है पर यहाँ तक 2 उंगलियों के सहारे आना आसान काम नहीं है। तो उसमें मदद की उसके मरे अमीर बाप की दौलत ने। यहाँ पे जब उसके बाप का घर दिखाया जाता है तो साफ पता चलता है कि वो सिर्फ अमीर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन उसके बाप की दौलत ने सिर्फ सपोर्ट किया है, बाकी सब तो वायरस का ही कमाल था। वैसे तुमने लास्ट में ये तो नोटिस किया होगा कि कृष्णा का बेटा ऊपर जाता है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि वो अपनी मर्जी से हवा में नहीं उड़ा होगा बल्कि उसकी उम्र की वजह से उसका अपनी पावर पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो बोल नहीं सकता वो अपनी पावर्स क्या खाक कंट्रोल करेगा? यानी वो अपने आप ही ऊपर उड़ गया होगा। और एक्चुअली में ये चीज हिंट देती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अंदाजा लगाओ तो काल, कृष और रोहित तीनों से हर चीज में वो ज्यादा पावरफुल होगा। अब ये चीज याद रखना लास्ट में क्रिश 4 की थ्योरी के वक्त काम आने वाली है। और फाइनली आते हैं उस सवाल पे जो मैंने तुम्हें शुरुआत में पूछा था कि क्या वाकई में ऐसा कोई रास्ता था जिसके बदौलत काल को सालों तक घिसना नहीं पड़ता और अपने बाप के बिना ही उसे बोन मैरो मिल जाता। अब देखो यार बोन मैरो क्या है और मूवी में जिस तरह से इसका यूज हुआ है क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? इस पे हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो ये लॉजिक दिया है कि काल को उसके खानदान में से किसी का भी बोन मैरो चल सकता है, मतलब कि अगर उनका डीएनए एक है तो उनका बोन मैरो भी मैच हो जाएगा। और हाँ ये लॉजिक वो खुद ही कंफर्म करता है जहाँ वो रोहित मेहरा से बोलता है कि या तो आप मुझे अपना बोन मैरो दीजिए या फिर मैं उसे उस बच्चे से लूंगा। और अगर इनके लॉजिक से जाए तो काल भी डॉक्टर आर्या की तरह अपना एक क्लोन बना सकता था जिसमें टेक्निकली उसका डीएनए होता और इसी वजह से उनका बोन मैरो मैच कर जाता। क्या ये तरीका पसंद नहीं आया? तो चलो एक और तरीका भी है। काल किसी औरत या फिर लड़की के साथ फिजिकल होके नेचुरली अपना एक बच्चा पैदा कर सकता था। ओह लेकिन ये कैसे हो पाता? उसकी आंखों में भले ही काया के लिए हवस थी पर बेचारा पैरालिसिस की वजह से खड़ा नहीं कर पाता। सॉरी आई मीन खड़ा नहीं हो पाता। ये मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर मुद्दे की बात ये है कि वो अगर फिजिकली एबल नहीं था तो अपने शुक्राणु किसी औरत में डाल के एक अपना खुद का नेचुरल 100% ह्यूमन बच्चा पैदा कर सकता था और सिर्फ 1 साल में ही उसकी सालों की मेहनत खत्म। और देखो अभी ये मत कहना कि वो पैरालिसिस की वजह से नपुंसक बन गया था। और चलो बन भी गया होगा तो अपने पास क्लोन का ऑप्शन तो था ही, पर मैं जानता हूँ कि वो नपुंसक नहीं था। लास्ट में वो जिस तरह से काया को ऑफर देता है कि ये दुनिया हमारी होती, साफ पता चलता है कि उसे भी रानी की ख्वाहिश थी, लेकिन उसकी रानी तो किसी और राजा के साथ गुलू गुलू करते हुए पकड़ी गई। पर क्या ये बोन मैरो का लफड़ा रियल लाइफ में भी सेम काम करता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल बोन मैरो हड्डियों के बीच की एक खाली जगह या फिर टनल है जहाँ रक्त का निर्माण होता है। यानी
यानी कि वहाँ पे ब्लड बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ब्लड निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री जैसा है। और रियल लाइफ में बोन मैरो का यूज खास करके ट्रांसप्लांट ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए होता है, पैरालिसिस के लिए बिल्कुल नहीं होता। यही नहीं बल्कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का बोन मैरो डोनर के बोन मैरो से मैच हो। ये तो हमें मूवी में भी दिखाया गया था, लेकिन काल के केस में ट्विस्ट ये है कि यहाँ एक और चीज होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLA, और उसका मैच होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसकी मैच होने की संभावना अपने भाई बहन में सिर्फ 25% होती है और माता पिता में सिर्फ 3%। यानी रोहित का HLA काल से सिर्फ 3% ही मैच हुआ होगा, जबकि ट्रांसप्लांट तभी हो सकता है जब ये HLA 100% मैच हो। यानी कि पहले तो इन्होंने पैरालिसिस के लिए बोन मैरो का यूज किया, जो कि होता ही नहीं है। दूसरा HLA की मैचिंग में गड़बड़ी कर दी, और साला मैं बचपन में बोन मैरो करके चिल्लाता रहता था और मैंने ये अजम्पशन बना लिया था कि पैरालिसिस में बोन मैरो का यूज होता है, क्योंकि भाई मैं भी बचपन में क्रिश का बहुत बड़ा फैन था, मतलब कि अब भी हो। खैर एक और चीज तो मैं भूल ही गया, इसके बाद कई दिनों का रेस्ट भी होता है। तो बेसिकली ये टोटली फिक्शन था जिसकी रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। खैर तो अब पार्ट 4 पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुमने ये तो सुना होगा कि क्रिश पार्ट 4 में टाइम ट्रेवल होने वाला है, तो वो होगा कैसे? देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ क्रिश के यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो ये कृष्णा कर सकता है, जो ये करिश्मा कर सकता है, रोहित मेहरा। ये बंदा टोटली जीनियस है और कुछ भी बना सकता है। इसने लिटरली अपने घर के लैब में इंसानों को अमर बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। वही पे अपने यंग एज में अकेले फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी, और आम साइंटिस्ट के लिए काम कितना डिफिकल्ट था ये दिखाने के लिए मूवी में एक ऐसा सीन है जहाँ पे रोहित मेहरा के उस फ्यूचर देखने वाले कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के बाद डॉक्टर आर्या के साइंटिस्ट की टीम को उसे वापस बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, जबकि उनके पास रोहित के सारे रिसर्च पेपर थे। तो सोचो वो कितना इंटेलिजेंट होगा। आसान भाषा में तुम्हें बताओ तो सोचो कि एक एक्सपर्ट बावर्ची ने अपनी पूरी रेसिपी एक लेटर में लिख कर रखी हुई है, लेकिन उसे पढ़कर भी बाकी के बावर्ची बना नहीं पा रहे हैं, तो वो रेसिपी कितनी खास या फिर डिफिकल्ट होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि टाइम मशीन कोई बना सकता है तो वो सिर्फ रोहित मेहरा ही है। एंड आई नो कि वो मर चुका है, तो देखो चौंकना मत, लेकिन हो सकता है कि वो एक कारनामा पास्ट में करके फ्यूचर में आए। या फिर दूसरा रास्ता है कृष्णा का बेटा। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने तुम्हें बोला था कि रोहित का पोता सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है, उनके खानदान का सबसे पावरफुल इंसान वो ही होने वाला है। वो भी हर चीज में वो अपने पूर्वजों से आगे होगा और उस हर चीज में दिमाग भी आता है, तो हो सकता है कि वो टाइम मशीन बनाएगा। हालांकि यंग बच्चे के हाथों से टाइम मशीन बनते देखना थोड़ा सा अनबिलीवेबल फील देता है। और अगर तुम जादू के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जादू का इसमें ज्यादा रोल होने वाला है। आई थिंक जादू हमें सिर्फ पास्ट में दिखाई देगा जब रोहित की यंग एज को दिखाया जाएगा। हाँ वही कोई मिल गया वाला टाइम जहाँ पे जादू पहली बार रोहित से मिला था, उसी के दरमियान का कोई सीन या फिर 2-3 सीन होंगे जो कि क्रिश 4 का पार्ट बनेंगे। बाकी ये भी हो सकता है कि मेरी ये थ्योरी पूरी तरह से गलत हो, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि टाइम मशीन रोहित ही बनाएगा। बाकी अभी ऋतिक रोशन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपने लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई किस तरह से जीतती है, क्योंकि हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।